I am enough. I am worth living this life. I control my thoughts and the direction that I choose. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिफेंस एस्पायरेंट हैं, एनडीए, शीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ इन एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो और अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं जिसमें बहुत ही कम टाइम में मैं इंडियन पॉलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूं। तो आई विल मेक अ प्लेलिस्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, सो मेक श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोज़। So today is the first video. So first of all, I am introducing myself. My name is Amit Pandey, and here I'm going to guide you all. I am also an aspirant right now, but still I have studied it in 97 videos from Unacademy. So I want to summarize it in 30 to 35 videos so that everyone who are living in the remote areas and who can't take the subscriptions of Unacademy and all, so it will be very helpful for them. So let's start this Indian polity. My dear friends, इंडियन पॉलिटी में बेसिकली हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है और प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 साल 11 महीने 18 दिन इसे बनाने में लगा था। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। वी विल स्टडी इट इन अ वेरी गुड वे। आप लोग बस अंत तक अच्छे तरीके से बने रहो और गौर से सुनिए, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो मेरे साथ साथ नोट बना सकते हैं, अदरवाइज आई विल शेयर इट और आप इसे भी देख के आप नोट से कर सकते हो। सो पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें पहले बेसिक टर्म को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, अमेंडमेंट क्या होता है? देखो, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों जो है वो पार्लियामेंट के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट आर द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर किसको कहते हैं? लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा आता है। लोकसभा और राज्यसभा लेजिस्लेचर में आता है। अमेंडमेंट का मतलब हुआ चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस करते हैं उसको अमेंडमेंट कहते हैं। जैसे अभी आर्टिकल 370, इसमें अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बदलाव करते हैं तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का 3 पार्ट होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 3 पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव वो बॉडी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे लिए लॉज बनाता है। ओके, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद, these 4 bodies comes under legislative. ओके, लोकसभा जो सेंट्रल लेवल का है, राज्यसभा सेंट्रल लेवल पे है, विधानसभा और विधान परिषद स्टेट लेवल पे है। स्टेट लेवल पे ये कानून बनाने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव में वो बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जो लॉज लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है उसे एग्जीक्यूट जो करते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसके अंदर प्रेसिडेंट और पीएम एग्जीक्यूटिव में आते हैं। जुडिशियरी किसको कहते हैं? अब मान लो किसी ने कुछ क्राइम कर दिया तो उसको सज़ा कौन देगा भाई? तो सज़ा देगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। या फिर किसी भी तरह का, किसी का मान लो फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियरी के अंतर्गत आते हैं और वही केसेस को डील करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल कंट्री। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, फेडरल वर्ड का मतलब होता है कि वैसा तरह का गवर्नेंस जिसमें 2 गवर्नमेंट हो, वैसा देश जिसमें 2 गवर्नमेंट हो और दोनों का पावर सेम हो, तो वो कंट्री फेडरल कहलाता है। जैसे एग्जांपल यूएसए में स्टेट और सेंटर दोनों का ही पावर सेम है। स्टेट के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के पास अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर यूएसए में स्टेट चाहे तो वो अलग भी हो सकता है, ठीक है ना, पर इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया में भी 2 गवर्नेंस है। आप देखते होंगे सीएम का चुनाव होता है, स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन स्टेट कभी भी इंडिया से अलग नहीं हो सकती है, पर यूएसए में अलग हो सकते हैं। तो इसलिए इंडिया को क्वासी फेडरल कंट्री कहा जाता है, वैसा देश जहां 2 गवर्नमेंट हो एंड दोनों का पावर जो है वो सेम हो।
तो वह फेडरल है जैसे यूएस, बट इन इंडिया पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सेम। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इमरजेंसी लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट का नाम बदल सकती है, स्टेट का 2 भाग कर सकती है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदल सकती है आर्टिकल्स का यूज़ करके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम है। दैट इज़ वाई इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल कंट्री। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आ सकता है एग्जाम में। अब देखो हम कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से इंडिया लेवल पे गवर्नेंस चलती है, किस तरह से स्टेट लेवल पे गवर्नेंस चलती है। जैसे इंडिया लेवल पे पीएम है, उसके इक्विवेलेंट स्टेट में सीएम होते हैं, प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट गवर्नर होते हैं, और लोकसभा राज्यसभा के इक्विवेलेंट विधानसभा और विधान परिषद होता है। देखो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस लेक्चर वेरी शॉर्ट। अब जब अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ोगे तो इतना ही चीज़ पढ़ाने में काफ़ी टाइम देते हैं टीचर्स, और बहुत ज़्यादा टाइम आपका जाया होता है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा शॉर्टली मैं सारी चीज़ों को कवर कर दूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप पॉलिटी समझ भी जाओ। देखो अब यार बात है कि ये आर्टिकल्स क्या होता है। कभी कभी जब आप पॉलिटी नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता होगा कि ये आर्टिकल्स कैसे है, इसे कैसे हम कवर करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है यार। पॉलिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। देखो अब कोई भी टेरिटोरी को एक स्टेट बनने के लिए 4 शर्तें हैं। किसी भी टेरिटोरी को एक स्टेट बनने के लिए 4 शर्तें हैं। पहला तो उसके पास फिक्स टेरिटोरी होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर सिटीजन्स रहने चाहिए। भाई टेरिटरी है तो उसमें सिटीजन्स रहेंगे तभी तो वो स्टेट कहलाएगा। अब सिटीजन्स रहेंगे वहाँ तो सिटीजन्स ऐसे ही नहीं रहेंगे ना, उनके पास कुछ अधिकार होने चाहिए। तो तीसरी बात, उनके पास अधिकार होना चाहिए। और जब सिटीजन्स रहेंगे, उनके पास अधिकार रहेगा, तो अधिकार को सुरक्षित रहने वाला बॉडी भी तो होना चाहिए। इट मीन्स गवर्नेंस होना चाहिए ना। तो चौथी पिलर है कि वहाँ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो किसी भी टेरिटोरी को स्टेट बनने के लिए 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। फिक्स टेरिटोरी, सिटीजन्स, उसके बाद उसकी राइट्स, उसके बाद गवर्नमेंट। इसको याद नहीं करना है तो समझ सकते हो। टेरिटोरी की आवश्यकता है, फिर सिटीजन, फिर राइट्स, फिर गवर्नमेंट, 4 चीज़ें। और इसी के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन भी किया गया है। आप देख लो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखो 1, 2, 3, 4 ये सब पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट्स है जैसे किताब में आप देखते होंगे कि किताब में लेसन्स होते हैं। जैसे कि इंडेक्स में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है कि ये 1st चैप्टर है, ये 2nd चैप्टर है, ये 3rd चैप्टर है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक। आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही किताब में सारा चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, बस एक किताब है। एक किताब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग थे उन्होंने एक किताब बनाया, और उसी का फर्स्ट जो आगे इंट्रोडक्शन है उसको प्रियम्बल हम बोलते हैं। और उसके आगे अब भाई किताब है तो उसमें चैप्टर्स होंगे, तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में भी चैप्टर्स हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो पहला चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसको हम लोग पार्ट बोलते हैं, यहाँ पर चैप्टर नहीं पार्ट बोलते हैं। तो पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। जैसे कि हमने बताया कि किसी टेरिटरी को स्टेट बनने के लिए 4 चीज़ें, तो उसी तरह पहला पार्ट भी हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा भाई क्या चाहिए, सिटीजनशिप, तो दूसरा पार्ट सिटीजनशिप हो गया। तीसरा सिटीजन रहेंगे तो उसको राइट चाहिए, तो तीसरा देखो फंडामेंटल राइट्स है। चौथा चैप्टर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी एक तरह का राइट ही है। तो तीसरा चौथा जो चैप्टर है वो दोनों राइट के बारे में है। अब राइट होगा तो गवर्नमेंट होना चाहिए, अगली चीज़। तो अगला चैप्टर है द यूनियन। ठीक है, द यूनियन है। अब देखो इसको कैसे डिवाइड किया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को हम 4 सब पार्ट में पढ़ते हैं, यानी आर्टिकल्स उसको कहा जाता है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में जानते हैं। फिर आर्टिकल 5 से 11 तक अगली चीज़ जो स्टेट बनने के लिए चाहिए वो सिटीजनशिप है। तो आर्टिकल 5 से 11 तक हम सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं कि इंडिया में लोगों को कैसे सिटीजनशिप दिया जाएगा, किस आधार पे दिया जाएगा, विभिन्न विभिन्न शर्तें दी गई है। तीसरा जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक कवर किया गया है। उसके बाद डीपीएसपी 36 से 51 तक कवर किया गया है। और फिर द यूनियन आर्टिकल 52 टू सो ऑन। ठीक है, आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से 5 चैप्टर्स कुल हैं। आगे और भी चैप्टर्स हैं बट मेजरली हमें इतना ही पढ़ना है तो हम इतना पे ही ध्यान देंगे। ठीक है।
अब थोड़ा फास्टली चलते हैं यार। देखो, डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन क्या होता है। देखो यार, जहाँ पे जिस देश का, देखो हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये तुम्हें पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक ही चीज़ें, हर सारी चीज़ें जो है वो इसी एक किताब में लिखी गई है। देखो यहाँ लिखा भी है हमारे नोट्स में कि व्हेन एवरीथिंग इज रिटन इन सिंगल बुक दैट इज कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे यूएसए का है, इंडिया का है, ये दोनों देशों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है। लेकिन कुछ देश है जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई अनरिटन का क्या मतलब, यानी कि वहाँ सारे लॉज, सारे कानून एक ही किताब में लिखे नहीं गए हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एक ही बुक में सारी चीज़ें नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना है, दूसरा किताब खोलना पड़ेगा। मान लो आप सऊदी अरबिया में गए और वहाँ के लोगों से आपने पूछा, या फिर किसी ने क्राइम कर दिया, तो उसे जानना है कि इसके लिए क्या सज़ा मिलेगी। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग किताबें हैं, उनको निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। बट भारत में एक ही किताब है। आप कुछ भी करते हो, सारा चीज़ का कानून जो है वो उसी एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यार इतना बातें बेसिक थी जिसे समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कैसे स्टार्ट हुआ बनना, क्या स्टोरी था। देखो, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आइडिया था वो एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। 1934 में आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वॉज गिवन इन 1934 बाय एम.एन. रॉय। अब भाई एम.एन. रॉय 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देते हैं। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस उस आइडिया को मानती है, स्वीकारती है, कहती है कि सही है भाई एम.एन. रॉय, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। मतलब भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक आदमी तो नहीं बना सकता है ना, इसके लिए एक असेंबली बनानी होगी जिसमें जो भी लर्नेड लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। लेकिन 1935 में आईएनसी ने ऐसा बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। फिर 3 साल बाद नेहरू साहब ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनाएंगे, लेकिन इसमें मेरा एक शर्त है, इसमें केवल इंडियन होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज का शासन था। तो उनका कहना था कि इसमें केवल इंडियन होना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज रहा तो वो अपने हिसाब से कानून बना देगा और भारतीय जनता के लिए यह अच्छा नहीं होगा। ये कहना बिल्कुल सही बात था कि इसमें इंग्लिश लोग नहीं होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल इंडियन होना चाहिए। अब भाई देखो, आयरनी तो देखो, यहाँ से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ये पूरी प्लानिंग पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। 1938 में नेहरू साहब ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केवल इंडियन होना चाहिए, लेकिन 1939 में स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वार सेकेंड। जहाँ से कहानी पलटती है भाई, नहीं तो हमें आज़ादी पहले भी मिल जाती। क्योंकि 1930 के बाद देखो, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देने लगा, इसका मतलब ये था कि 1930 के बाद से इतने ज़्यादा रिवॉल्यूशन इंडिया में होने लगे थे कि अब अंग्रेज यहाँ पर कमज़ोर पड़ने वाले थे और पड़ रहे थे। अंग्रेज़ों को भी पता था कि अब बहुत कम टाइम हम इंडिया में टिक सकते हैं, क्योंकि क्योंकि रिवॉल्यूशन का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो देखो 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो जाता है और 1945 तक चलता है। अब देखो, इंग्लैंड, चूंकि हम वी वेर स्लेव ऑफ द इंग्लिश एट दैट टाइम, तो 1939 में, अब पहले तो ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि वर्ल्ड वार सेकेंड हो किसके किसके बीच रहा था। इंग्लैंड एक तरफ और दूसरी तरफ जर्मनी और जापान। इंग्लैंड एक तरफ और दूसरी तरफ जर्मनी और जापान। वर्ल्ड वार सेकेंड की कहानी है। तो इंग्लैंड लड़ाई कर रहा था जर्मनी और जापान से, और इंग्लैंड का हालत ख़राब कर दिया जर्मनी और जापान ने। इतनी बॉम्बार्डमेंट हुई, इतना ज़्यादा उसके मिलिट्री को नुकसान पहुंचाया, इंग्लैंड के मिलिट्री को, जर्मनी और जापान ने, कि उसका हालत ख़राब हो चुका था। तो उस समय इंग्लैंड वांटेड द हेल्प ऑफ इंडियंस। इंग्लैंड इंडियंस का हेल्प मांगने आ गया और 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुआ है। और 1940 में अगस्त ऑफर लेकर इंग्लिश पीपुल आ गए इंडिया में। अब अगस्त ऑफर में क्या था भाई, एक तरह का ट्रैप था, लालच था ये। गांधी जी से आके 1940 में ऑफर देता है अंग्रेज
कि देखिए आप वर्ल्ड वार सेकेंड में हमारा मदद कीजिए, और जैसे ही ये वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होगा हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कर देंगे। ये किसने बोला? ये बोला अंग्रेजों ने। ये लालच दे रहा था कि तुम मुझे वर्ल्ड वार सेकेंड में हेल्प करो और हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कर देंगे। लेकिन गांधी जी इतने गधे तो थे नहीं भाई, बुड़बक नहीं थे, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया भाई? हम तो नहीं जानते हैं ना कि ये वर्ल्ड वार सेकेंड कब खत्म होगा। 1939 में स्टार्ट हुआ है, क्या पता ये कब खत्म होगा। हो सकता है 10 साल चले, 20 साल चले, 30 साल चले। सो देयर वॉज अनसर्टेनिटी ऑफ द एंड ऑफ वॉर। तो गांधी जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ले जाओ अपना अगस्त ऑफर, वी डोंट नीड इट, तुम जा सकते हो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। तो अगस्त ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर फिर से अंग्रेज भारत में आए। चूंकि उनका जर्मनी और जापान वालों ने हालत खराब कर दिया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन लेकर आए और इसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके लिए फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। फिर से वही बात, भारतीयों का माथा गर्म हो रहा था कि भाई एक ही बात लेके बार बार आ रहे हो, एम्बेरस कर रहे हो, तुम कुछ अच्छा ऑफर लेके आ नहीं रहे हो। तो फिर भारतीयों ने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। उसी टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और अंग्रेजों पर प्रेशर बना। एक तरफ से तो जर्मनी और जापान वालों ने हालत खराब करके रखा था, फिर इधर भारत में मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर आयरनी तो देखो 1945 में यूएन बन गया। तो अब चारों तरफ से इंग्लैंड घेरा जा चुका था। अब इसके पास कोई चांस नहीं था कि अब ये भारत को स्लेव बना के रखे। इंग्लैंड पर चारों तरफ से फुल प्रेशर आ चुका था। इंग्लैंड ने सोच लिया कि अब इंडिया को पीसफुली आज़ाद कर दो, नहीं तो अब हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जर्मनी जापान एक तरफ से पेल रहा था, दूसरी तरफ से यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हो गया था भाई 1945 में, उसका अलग प्रेशर, यू कांट मेक एनी कंट्री स्लेव। और इधर इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और इंडियंस काफ़ी गुस्से में थे। तो इंग्लैंड ने सोचा कि अब इंडिया को पीसफुली आज़ाद कर दो, और इससे अपने रिलेशन को, अगर पीसफुली आज़ाद करोगे तो हमारा रिलेशन इंडिया से अच्छा रहेगा, और इंडिया से रिलेशन अच्छा रहेगा तो हम ट्रेड वगैरह को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अच्छा खेला, लड़ाई वड़ाई नहीं करा और आराम से सोचा कि नहीं, इसको पीसफुली आज़ाद कर देते हैं। फिर जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होता है तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हो जाता है और 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं पूरा कंप्लीट होने में। 64 लाख रुपए का खर्च आता है। 26 नवंबर 1949 को रेडी हो जाता है और उसके बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इनेक्ट कब किया जाता है? 26 जनवरी 1949, यानी 2 महीने बाद। अब देखो यहाँ पर लिखा होगा लेक्चर 4। हमने 3 लेक्चर आपको पढ़ा दिया है, अभी मुश्किल से 16 मिनट हुए हैं, 16, 17, 18 मिनट हुए होंगे, और इतने में आपको 3 लेक्चर अनअकैडमी पे आपको 5 घंटे लगते हैं इतना पढ़ने में, मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद की कहानी अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, उसमें कितने सीट्स हुए, कैसे इलेक्शन हुआ उसका, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे कैसे कौन कौन से लोग आए, ब्रिटिश प्रोविंसेस से कितने लोग आए, प्रिंसली स्टेट से कितने लोग आए, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में लेक्चर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर 2 होगा, और उसमें फिर आगे बढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको 30 लेक्चर में इंडियन पॉलिटी पूरा ख़त्म कर दें, और ये काफ़ी डीप है टू बी ऑनेस्ट। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू विशाल सर। विशाल सर इज़ अ टीचर ऑन अनअकैडमी, इज़ अ वेरी ग्रेट टीचर. So I am giving it, it's not my content to be honest, my dear friend. It is for you all, so that if you are living in remote areas, if you don't have that much money to afford the Unacademy subscription, you can study from it also. मैंने line by line notes बनाया है,